आ रहा, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। अनलॉक की प्रक्रिया राज्यों ने शुरू की है, वो आपके लिए की है, लेकिन आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि आगे हमारे सामने तीसरी लहर का खतरा भी है और उस खतरे से बचना है तो मास्क लगाना बेहद जरूरी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसी तरह के आरोप लगाए। दस्तावेजों का हवाला देकर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाने वाले संजय सिंह ने पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी से करवाने की मांग की। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट से जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों को गलत बताया। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने कहा कि वो आरोपों से नहीं डरते। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन करीब 18.5 करोड़ में खरीदी है। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। इसका मतलब जब बैनामा हुआ तो ट्रस्टी गवाह थे, जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ ट्रस्टी गवाह थे। इसका मतलब ट्रस्ट इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज पूरा सच, प्रभु श्री राम के नाम पर घोटाले का पूरा सच इस देश की जनता के सामने आ चुका है। उन लोगों का चेहरा काला हो चुका है जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पर चंदा इकट्ठा किया, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए घोटाला और भ्रष्टाचार किया। ईडी से, सीबीआई से जांच करा के इन लोगों की गिरफ्तारी कराइए। इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ हैं। अजीत सिंह हमारे साथ अयोध्या से हमारे सहयोगी हैं, साथ ही साथ राजीव सिंह लखनऊ से हमारे साथ हैं। अजीत का जल्दी से रुख कर लेते हैं और ये पूरा मामला दरअसल क्या है, अजीत से समझ लेते हैं। अजीत, देखिए, बिल्कुल अर्पिता, अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट पर सपा के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने यह आरोप लगाया है, पवन पांडे ने, कि 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में खरीदा गया, यानी जमीन घोटाले का बड़ा आरोप लगाया और साथ ही सीबीआई जांच की मांग की है। सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। पवन पांडे जो पूर्व मंत्री हैं, न्यूज 18 पर आपका स्वागत है। क्या आपने बड़ा आरोप लगाया जिसके बाद अब राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के लोग बहुत ज्यादा बोल नहीं पा रहे, क्या है पूरा मामला, बताइए। ये 2 कागज मेरे पास हैं, एक बैनामे का कागज है और एक दूसरा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। ये सरकारी दस्तावेज है जो सरकारी दफ्तर से निकला हुआ कागज है। 18 मार्च 2021 को शाम को 7 बजे एक बैनामा होता है 2 करोड़ रुपए में, और 5-7 मिनट बाद ही वही बैनामा जो 2 करोड़ रुपए में हुआ था वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के नाम पर 18.5 करोड़ रुपए में। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, मैं कागज के आधार पर बात कर रहा हूं, मैं कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं सुना रहा हूं कि 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के बाद 18.5 करोड़ की कैसे हो गई। सिर्फ मेरा यह सवाल है। और दूसरी बात, जब जमीन 2 करोड़ रुपए की लिखाई गई तो उसमें भी गवाह के रूप में ट्रस्टी अनिल मिश्रा जी थे, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं अनिल मिश्रा, वो उसमें गवाह थे। ऋषिकेश उपाध्याय उसमें गवाह थे। उसके बाद जब बैनामे की जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया गया 18.5 करोड़ रुपए में, तब भी गवाह के रूप में ट्रस्टी अनिल मिश्रा उसमें मौजूद थे, गवाह के रूप में उनकी साइन है। तो यानी जब हनुमानगढ़ी के महंत इस वक्त राजू दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, मैं आपको रोक रही हूं। राजू दास साहब, ये जो पूरा मामला सामने आया है, इसको लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगा, आपने हमको जोड़ा। यही पवन पांडे हैं जिनके पार्टी के लोगों ने बाबरी मस्जिद के लिए लगातार संघर्ष किया, अयोध्या में खून की नदी बहाई। वही आप पार्टी के नेता हैं जो कांग्रेस के सपोर्ट में 40 वकील बाबरी मस्जिद के पक्ष में खड़े किए थे। ये लोग
आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप निराधार है। अगर सही है तो मैं तो मांग करता हूं, मैं तो शुरू से ही मांग किया कि इसकी जांच की जाए और जांच में जो सत्य पाए जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर असत्य निकलता है तो मैं तो 50 करोड़ का मानहानि का दावा संजय सिंह और पवन पांडे के ऊपर करने के लिए पहले ही मैंने कल ही जो है एक वीडियो जारी करके और मैंने आरोप लगाया था। ये शुद्ध रूप से हिंदू जनमानस को बरगलाने का काम और शुद्ध रूप से जो काम चल रहा है उस काम को डिस्टर्ब करने का साजिश है और कुछ भी नहीं है। अयोध्या में जब से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का आदेश आया तब से लगातार यहाँ की जमीन का जो रेट है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ट्रस्ट के लोगों की कल मीटिंग थी, कल प्रमुख सचिव आए हुए थे और प्रमुख सचिव ने कल जो वार्ता किया उस वार्ता में यह तय हुआ कि राम जन्मभूमि के आसपास की जो जमीनें हैं, जो मठ है, मंदिर है, उसको लेकर उसको बगल में कहीं जमीन देकर व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि मंदिर भव्य और दिव्य बनना है। सुरक्षा की दृष्टि से यह काम जरूरी है। इसके नाते ट्रस्ट के लोग कर रहे हैं। राजू दास साहब, संजय सिंह बकायदा सामने आते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट भी वो सामने रख रहे हैं और ये कह रहे हैं 5 घंटे में जमीन के दाम जो है वो बढ़ जाते हैं और बढ़े दाम के साथ खरीदा जाता है। जी, इसके नहीं, उनका भी कहना सही है, लेकिन वो तथ्य की जानकारी नहीं की है ना। वैसे उन्होंने देखा, बोलना शुरू कर दिया। अभी कुछ दिन पूर्व जब उसी जमीन का उन्होंने एग्रीमेंट ले रखा है सन 2000 में, जिस महात्मा की जमीन है उससे मेरी वार्ता हुई। उनके दादा गुरु ने सन 2000 में 21 वर्ष हो गए, सन 2000 में एग्रीमेंट किया था। उस रेट से उन्होंने दाम दिया। बाकी तो आज तत्काल में बीएचपी ने तो आज ने जमीन ली है। बीएचपी तक कोई 20 वर्ष पहले उनको एग्रीमेंट तो कराई नहीं थी, इसके नाते उसका रेट इतना हुआ। ठीक है, जरा आप साथ रहिएगा जरा साथ। हमारे साथ अजीत है और उनके साथ पवन पांडे जो ये तमाम आरोप लगा रहे हैं। अजीत वो कह रहे हैं राजू दास कि तथ्यों की जांच नहीं की, पूरी तरीके से मामले को समझा नहीं गया और गलत तरीके से डॉक्यूमेंट सामने रखे गए। देखिए, बिल्कुल अर्पिता, पवन पांडे का भी यही कहना है कि ये दस्तावेज मेरे घर पर नहीं छपे या समाजवादी पार्टी पर नहीं छपे, तो इसकी सफाई वो उनसे मांग रहे हैं। जबकि राजू दास ये कह रहे हैं कि इतने पुराना है, तथ्यों की जांच नहीं की। राजू दास कह रहे हैं कि तथ्यों की जांच नहीं की और इसकी बड़ी बड़ी जांच की मांग कर रहे हैं। अगर राजू दास जी कभी विद्यालय गए हों, कभी उन्होंने विद्यालय का मुंह देखा हो, तो ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट और बैनामा दोनों मेरे पास है। और ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट और बैनामा पूरे देश की सोशल मीडिया पे चल रहा है। इसको वो निकलवा ले, पढ़ लें। और आप देखिए, मैं सबसे बड़ा एक और बताना चाहता हूँ, आप देख लीजिए कि बैनामा पहले हुआ है, लेकिन बैनामे का स्टाम्प बाद में खरीदा गया। देखिए, इस पे लिखा हुआ समय कि बैनामे का जो स्टाम्प खरीदा गया है वो 5:22 पे खरीदा गया है, जो बैनामा किया गया। और जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ है उसका बैनामा खरीदा गया है 5:11 पर। तो सारे तथ्य सामने हैं कि सारी मिली भगत है, चाहे ट्रस्टी अनिल मिश्रा हो, चाहे प्रॉपर्टी डीलर हो, सारे लोग इसमें कहीं न कहीं मिले हुए हैं और इन तथ्यों की जांच होनी चाहिए। भाई 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ की कैसे हो गई? कौन सा जमीन उगलने लगी? दूसरी तरफ कुछ लोग बता रहे हैं कि जमीन का सर्किट रेट और उसमें अंतर होता है, मार्केट रेट में अंतर होता है। तो जरा हमारा सवाल उन भाजपा के नेताओं से है कि इसी धर्मपुर गांव में एयरपोर्ट बनाने के नाम पर धर्मपुर गंजा कुटिया आप लोग सर्किट रेट से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हो। आप मार्केट रेट पे जमीन उनको क्यों नहीं दे रहे हो? वहां तो सरकार जमीन ले रही है एयरपोर्ट बनाने के नाम पर। आपको धर्मपुर, गंजा, कुटिया, इन गांव के लोगों को भी मार्केट रेट पर जमीन देनी चाहिए। आपकी नैतिकता, मतलब आप दोहरी नैतिकता अपनाएंगे, जहां पर आपका अपना लाभ होगा, लूट होगी, भ्रष्टाचार होगा, आपको राम के नाम पर पैसा मिलेगा तो आप वहां पर बताएंगे मार्केट रेट है, और जहां पर किसान को मिलना होगा सीधे खाते में तो आप वहां बता देंगे कि मार्केट रेट अलग है। ठीक है अजीत, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक सेकेंड। राजू दास जी भी है, वो भी अपनी बात रख ली। राजू दास जी, ठीक, बराबर करिए। अपनी जेब भरने के लिए, निजी काम को करने के लिए, निजी पैसा पाने के लिए आप सारे नियम कानून ताक पर रख देंगे, और जहां किसान को पाना होगा, गरीब आदमी को पाना होगा, तो वहां मार्केट रेट पर आप पैसा नहीं देंगे। ठीक है, बताइए राजू दास, ठीक है, एक सेकंड राजू दास साहब। मैं पवन पांडे जी की बात को जवाब देता हूँ। इनको ये इतने बड़े मूर्ख मंत्री है, समाजवादी पार्टी को मंत्री बना दिया। इन्होंने कहा राजू दास भी काले मुंह देखा है तो जवाब दे। मैं इनकी बात को जवाब देना चाहूंगा। ये वही मंत्री है जिन्होंने अयोध्या में खून की नदी बहाया। राजू दास साहब, आज मामला इतिहास खोदने का नहीं, आज जो ये मामला सामने आ रहा है, आज की बात कीजिए ना। ये जो डॉक्यूमेंट समाजवादी पार्टी के सामने से रखा गया, जो आम आदमी, राजू दास साहब एक सेकेंड, अरे राजू दास एक सेकेंड सर, को देखा नहीं,
राजू दास साहब, किसने क्या किया आज सवाल उसका है ही नहीं। आज सवाल ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, ये क्या आप मानते हैं कि यह सही है? क्योंकि 5 घंटे में रेट बढ़ा है और ये डॉक्यूमेंट सामने रखा गया समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से, इसको आप सही मानते हैं क्या? नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, हमने भी जांच की मांग, गुनाहगार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ये अगर ये सही निराधार रहा तो इनके ऊपर 50 करोड़ का मानहानि का दावा करूंगा। इसके नाते दावा करूंगा क्योंकि जब ये जमीन 2020 वर्ष पहले जिन्होंने एग्रीमेंट किया था, पवन पांडे जी ये कह रहे हैं कि अगर गलत हुआ ये डॉक्यूमेंट और ये सारी चीजें जो आप सामने रख रहे हैं तो मानहानि का केस भी करेंगे वो आपके ऊपर। अरे ये बाबा क्या बताएगा, फर्जी बात करता हमेशा। इसको सस्ती लोकप्रियता पाने की आदत है। ये डॉक्यूमेंट्स मैं दिखा रहा हूँ, ये कोई डॉक्यूमेंट्स मेरे घर पे छपा हुआ क्या? ये फर्जी बातें हमेशा करता रहता है लड्डू चोर। इसके बारे में क्या बात करना? आप बिना मतलब ऐसे लोगों से मेरा ऐसा है, आप अस्तर विहीन लोगों से मेरा मत कराया करिए बातचीत। अगर आपको बात कराना किसी अच्छे आदमी को बुलाइए, लड्डू चोरों से मेरी बातचीत मत कराया करिए। ऐसे जो है मैं बात नहीं करूंगा। ये साक्ष्यों के आधार पर बात कर रहा हूँ, सारे छात्र मेरे पास हैं। आप लड्डू चोर से मेरी बात करा रहे हैं, हटाइए इसको। पवन पांडे जी देखिए, हमारे चैनल में जो भी आते हैं वो सब सम्मानित ही माने जाते हैं। सब एक सेकंड, नहीं पवन पांडे जी, यहाँ तथ्यों पे अगर बात कर ले या पर्सनल आक्षेप मत लगाइए। नहीं, शब्दों का चयन आपको सही करना पड़ेगा। पवन पांडे जी मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए अयोध्या के संत मान था ही नहीं, आप बिना मतलब इनको बुला लेते हैं। नहीं, आप जमीन इन्होंने ली है, ये जमीन इन्होंने ली है, इनके नाम हुई है ट्रस्ट में। पवन पांडे जी, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी सबको होनी चाहिए। अगर वो भी इस मामले में कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि उनको राइट नहीं है कहने का, तो वो आपको भी कह सकते हैं कि आपको भी राइट नहीं है। तो यहाँ किसी का राइट कोई तय नहीं करेगा। कोई तथ्यों की जानकारी नहीं, आप बिना मतलब इनको बैठा लिए हैं। इन्हें तथ्यों की कोई जानकारी नहीं, आप बिना मतलब इनसे बहस करा रहे हैं। इन्हें मालूम एग्रीमेंट कब हुआ है, इन्हें मालूम बैनामा कब हुआ है, इन्हें मालूम कितने में हुआ है, कितने बजे हुआ, इन्हें मालूम है। आप बिना मतलब इनसे बहस करा रहे हैं। हिंदू जनमानस को बरकरार, अरे जाओ बाबा लड्डू बेचो, बिना मतलब कहाँ परेशान हो। अरे बदतमीजी, बाबा लड्डू बेचो, परेशान ना हो। नहीं, बाबा लड्डू बेचो, बाबा मैं आपका आदर करता हूँ। नकली महंत लड्डू बेचो, परेशान ना हो। ठीक है, आप दोनों एक सेकंड, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। नहीं ठीक है, एक सेकंड पवन पांडे जी, मैं आऊंगी आपके पास भी और हमारे साथ राजू दास जी भी हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन जिस तरीके की ये सवाल अब तमाम खड़े हो रहे हैं समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के आरोपों पर, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर अपना पक्ष रखा। चंपत राय ने दावा किया कि जो जमीन खरीदी गई वो खुले बाजार मूल्य से बहुत कम में खरीदी गई। साथ ही उन्होंने इसके जरिए जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। राजीव भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। राजीव, ट्रस्ट का अभी तक कोई बयान इस पूरे मामले पर आया है खुलकर सामने? देखिए, अभी तक इस पूरे मामले के बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है, क्योंकि देखिए भगवान राम और रामनगरी अयोध्या जो है वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है। और यही कारण जो समाजवादी पार्टी और जो आम आदमी पार्टी द्वारा जो इस ट्रस्ट पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेहद गंभीर है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो 2 करोड़ की जमीन थी उसको 18.5 करोड़ में बेचा गया है। जो ये ट्रस्ट है इसमें सिर्फ चंपत राय ही नहीं बल्कि 15 सदस्य हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह और अयोध्या के जिलाधिकारी भी शामिल हैं। ऐसे में अगर कोई सवाल उठता है, अगर कोई आरोप लगता है, तो क्या कारण है कि उसका तत्काल खंडन नहीं किया जा रहा है? जैसा कि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि उसके पास रजिस्टर्ड दस्तावेज हैं। तो जो ट्रस्ट में जुड़े पदाधिकारी हैं, अयोध्या के जिलाधिकारी भी उसके पदेन सदस्य हैं, तो वो फिर आगे आकर इस बात का खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो ये खरीद हुई है इसमें किसी तरह की धांधली नहीं हुई है? एक तरफ दावा किया जा रहा है कि कुछ ही मिनट पहले एक जमीन को 2 करोड़ में खरीदा जाता है और फिर उसको 18.5 करोड़ में बेच दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह से आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी द्वारा राम जन्मभूमि ट्रस्ट की छवि धूमिल की जा रही है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। करीब 24 घंटे का वक्त बीत चुका है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया है और इस मामले की जांच कराई जा रही है। ऐसा अगर कुछ मामला सामने आएगा तो निश्चित रूप से। ठीक है, जरा राजीव आप रहिए साथ। ट्रस्ट पर राम मंदिर के निर्माण का पूरा जिम्मा है और ऐसे में जमीन के घोटाले के इन आरोपों के साथ सियासत भी तेज हो गई है।
विरोधी इसे राम भक्तों की आस्था का अपमान बता रहे हैं। छुटपुट आरोप लगते रहे, चंदे को लेकर, निर्माण को लेकर, और जब आस्था जुड़ी होती है, विश्वास जुड़ा होता है, तो चोट भी गहरी होती है। पर आज जो कुछ कागजात सामने आए, उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि ये तो जो कुछ हुआ है वो भगवान राम के आस्था के साथ विश्वासघात है। यानी अब देखिए अजीत, विपक्ष को तो मौका मिल गया सीधे निशाना साधने के लिए, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान इसको लेकर आया है क्या सामने? कौन सी? अजीत तक आवाज नहीं जा रही, एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक देखिए ट्रस्ट की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान इस संदर्भ में नहीं आया कि आखिरकार 5 घंटे के अंदर जो जमीन 2 करोड़ की थी उसका रेट 18.5 करोड़ कैसे हो जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। और ट्रस्ट हो सकता है जल्द ही इसको लेकर, अब जो भी वो कहना चाह रहे हैं उसको लेकर वो सामने आए। राजीव हमारे साथ इस मामले पर जुड़े हुए हैं। राजीव, जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं उन लोगों ने क्या सबूत पेश किए हैं? देखिए, इस दौरान जो आम आदमी पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे हैं, उनके द्वारा वो बैनामा सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि एक ज़मीन जो करीब 5 करोड़ 80 लाख की मालियत की होती है, उसे चंद मिनटों पहले 2 करोड़ में खरीदा जाता है, और उसके बाद कुछ ही मिनट बाद जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसे 18.5 करोड़ रुपए में खरीदता है, और 17 करोड़ का RTGS भी उसके खाते में किया जाता है। तो जो ये तथ्य जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, उनसे ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। ऐसे में अगर ये तथ्य फर्जी हैं, ये दस्तावेज फर्जी हैं, तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने इसको वायरल किया है, जिन लोगों ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट की छवि धूमिल करने का काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हैरत की बात यह है कि लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा, आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन अब तक राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा कोई सफाई नहीं दी गई है। न ही जो इस ट्रस्ट के पदेन अन्य सदस्य हैं, चाहे जिलाधिकारी हो या प्रमुख सचिव गृह हो या फिर जो अन्य लोग हैं, उन्होंने भी आगे आकर ये सफाई नहीं दी है कि जो ये तथ्य हैं ये फर्जी हैं, या फिर जो ये आरोप है ये अनर्गल है। ऐसे में कल चंपत राय से ये बात पूछी गई थी, लेकिन उन्होंने भी इस पर स्पष्ट रूप से कुछ बात नहीं कही। उन्होंने ये कहा कि हम स्टडी करेंगे और देखेंगे। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, फेसबुक ट्विटर पे वायरल हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लेकर एक बड़ा सवाल हो रहा है। लोगों के मनों में ये है कि क्या उनका चंदा जो राम जन्मभूमि राम मंदिर निर्माण के लिए दिया गया था उसमें करप्शन हुआ? ठीक है राजीव, जरा रहिए जरा साथ। वहीं बीजेपी की देखिए सहयोगी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे आरोपों को महज विरोधियों की सियासत बता रही और दावा यह कर रही है कि मंदिर निर्माण में रुकावट पैदा करने के लिए ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप मरने के पहले आरोपों के पक्ष में अगर कोई दस्तावेजी सबूत विपक्ष के पास है तो फिर उनके आरोपों की प्रामाणिकता बढ़ेगी, नहीं तो सिवाय सियासत के इसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और विपक्ष के लगातार अनावश्यक बयानों से सिवाय एक धुंधलापन या किसी भी अभियान के प्रवाह को कुंद करने की जो कोशिश हो सकती है वो अपनी जगह है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं एक महान उद्देश्य को पूरा करने में वो अवरोध पैदा कर रहे हैं। इस मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है और इसी बीच विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच के बाद ही उनकी तरफ से जवाब दिया जाए। We have heard the allegations made by Shri Sanjay Singh of the Aam Aadmi Party against Shri Ram Janmabhoomi Tirtha Kshetra Trust. He has also released some documents. We shall ascertain facts and thereafter will be able to respond on the allegations. अजीत, ये देखिए तमाम आरोपों के बीच अब खबर की सत्यता कितनी है इस पर भी कई अब सवाल उठ रहे हैं और वीएसपी की तरफ से कहा गया कि जब तक इसकी सत्यता साबित नहीं होती तब तक इस पर कोई बयान खुलकर देना सही नहीं होगा। लेकिन जिस जमीन की बात हो रही है वो आखिरकार कहां पर है?
देखिए बिल्कुल वो जहां पर राम मंदिर बन रहा है उससे काफी दूर पर है, मणि पर्वत के पास ये जमीन है। और ये जो 2 करोड़ की जो बात की जा रही है, बाकायदा जो दस्तावेज दिखाकर आरोप लगाया है पवन पांडे ने, जो सपा के नेता और पूर्व मंत्री हैं, उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि सही है गलत, अगर मेरी बात गलत मान रहे हैं तो ये जो दस्तावेज हैं ये सरकारी दफ्तर से निकाले गए, इसकी जांच करा लिया जाए, सीएम योगी करा लें, पीएम मोदी करा लें, सीबीआई जांच करा लें। उनका सीधे तौर पर आरोप है। हालांकि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य जो चंपत राय हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जिनका आरोप लगाना है वो आरोप लगाएंगे, हमारा काम हम काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं। आज उन्होंने एक चिट्ठी भी जारी कर दी अपनी तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से, कि ये राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक विदेश के चलते उन्होंने आरोप लगाया। तो अभी भी इस वक्त सर्किट हाउस में फैजाबाद में तीर्थ ट्रस्ट के जो मेंबर है राम जन्मभूमि की, उनकी मीटिंग चल रही है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शामिल है, क्योंकि 2 और आरोप लगाया है पवन पांडे ने, क्योंकि जो ऋषिकेश उपाध्याय है महापौर वो उसमें गवाह है और जो ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर सियासत हो रही है। ठीक है, अजीत रहिए जरा साथ आप। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, और राजस्थान से बड़ी खबर ये कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी है, और ये रिपोर्ट कार्मिक विभाग के जरिए मांगी गई है। ये रिपोर्ट जल्द ही सौंपनी होगी। तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान की, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी। इसी मुद्दे पर बीएसपी ने से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक लखन मीणा ने क्या कहा, आइए जरा सुन। मंत्रिमंडल का विस्तार मुझे भी लगता है कि होना चाहिए, और अजय माखन जी ने भी अभी ये कहा कि जो सरकारी नियुक्तियां हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार है, ये भी जल्दी होगा। तो मुझे भी उम्मीद है कि हो सकता है कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अगर मंत्री बनेंगे तो दोनों मॉनिटरिंग हो, काम भी अच्छा होगा, विकास भी होगा। तो मेरा भी मानना है कि बिल्कुल मंत्रिमंडल का विकास और सरकारी नियुक्तियां होनी चाहिए। अरुण, कब तक ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट सौंपी जानी है मुख्यमंत्री को? देखिए, जिस तरह की आशंका है और जिस तरह सिर फुटौल चल रही है राजस्थान की कांग्रेस में, ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, और मंत्रिमंडल का विस्तार ही और निगम बोर्ड के अध्यक्ष बनाना ही एक जरिया है जिसके जरिए सचिन पायलट को शांत किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले अशोक गहलोत ये भी चाहते होंगे कि अपने मंत्रियों का परफॉर्मेंस देख लें, क्योंकि कुछ मंत्रियों को ड्रॉप करना पड़ेगा। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी और इंडिपेंडेंट जो एमएलएज हैं उनको अगर मंत्रिमंडल में शामिल करना है और सचिन पायलट के लोगों को भी शामिल करना है, तो इतनी नियुक्तियों के लिए जगह नहीं है, कुछ जगह खाली करनी पड़ेगी और तभी इन सबको समायोजित किया जा सकता है। तो संभवतः अशोक गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार से पहले अपनी एक्सरसाइज पूरी कर लेना चाहते हैं, ताकि जिन मंत्रियों ने अच्छा काम नहीं किया है उनको हटा करके उनकी जगह पर बहुजन समाज पार्टी से जो विधायक आए हैं वो, इंडिपेंडेंट जो आए हैं वो, उनको शामिल किया जा सके और साथ ही साथ सचिन पायलट के लोगों को भी जगह मिल सके। हालांकि अभी तक ये तय नहीं है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। आला कमान को रिपोर्ट अभी तक उस कमेटी ने नहीं दी है जिसे सुलह के लिए राजस्थान में नियुक्त किया गया था, उस कमेटी की रिपोर्ट अभी भी नहीं गई है। ऐसे में किस तरह से फैसला लिया जाएगा, सचिन पायलट का रोल क्या होगा, ये सब अभी भविष्य के गर्त में है। इस बीच सचिन पायलट कोशिश में है कि आला कमान से मुलाकात करके एक फाइनल बातचीत करें ताकि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो सके। ठीक है अरुण, रहिए साथ। इसी मुद्दे पर कांग्रेस की विधायक इंदिरा मीणा ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। हमारे साथ हैं कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा। क्या इंदिरा जी, लोगों की शिकायतें काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? नहीं, काम हमारे तो बिल्कुल हो रहे हैं, और ये हमारे बाबा हैं तो ये पिछली बार छोटे छोटे काम जैसे कोई एलडीसी, सहायक, कोई छोटे ग्रेवल रोड, सीसी रोड, इन छोटे छोटे काम तो अब लगातार चलते ही रहेंगे, उनका कोई इशू नहीं है। बाकी बड़े बड़े जितने भी काम हैं सरकार में वो हमारे हो रहे हैं। अच्छा, मंत्रिमंडल विस्तार की लगातार मांग की जा रही है, क्या आप क्या कहेंगे? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, और हमारे जो सीएम साहब और आला कमान के जो नेता है वो डिसाइड करेंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार अब आवश्यकता तो वैसे बनी हुई है, सब लोग मान भी रहे हैं इस चीज़ को, तो हम उम्मीद ही है सब लोगों को कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। इस बीच भवानी भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। भवानी, अशोक गहलोत के इस कदम का असर आप क्या देख रहे हैं, क्या होगा वहां की सियासत पर? देखिए, अभी जो इंदिरा मीणा का हम इंटरव्यू दिखा रहे थे उसके जो लास्ट का पार्ट है उसके अंदर कई चीज़ें उन्होंने बोली है। दो चीज़ें उन्होंने कहा, एक तो सचिन पायलट की मांगें मानी जानी चाहिए। इंदिरा मीणा सचिन पायलट के साथ नहीं थी, जब बगावत की थी तो उसके दौरान ये अशोक गहलोत के साथ में थी।
और आज सचिन पायलट का समर्थन कर रही है कि जो पार्टी हाईकमान ने जो वादे किए थे सचिन पायलट से, वो पूरे होने चाहिए। दूसरी बात वो कह रही हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए, राजनीतिक नियुक्तियां होनी चाहिए। वो कह रही है अनिश्चितता का माहौल खत्म होना चाहिए। इंदिरा मीना वही है जो जिनके बारे में कहा गया कि 2-4 दिन पहले वो जब चीफ मिनिस्टर से मिली और उन्होंने ये शिकायत की कि फ़ोन टैपिंग हो रही है जो चीफ मिनिस्टर से मिलने वाले हैं। हालांकि जब इंदिरा मीना से हमने सवाल किया कि आपका क्या फ़ोन टेप हो रहा है, आप चीफ मिनिस्टर से मिली थी, क्या आपकी जासूसी हो रही है, जो शिकायतें आपने चीफ मिनिस्टर से की, तब वो पलट गई कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि विधायकों में डर का माहौल है, यानी टैपिंग को लेकर डर का माहौल है और ये डर दूर होना चाहिए, अनिश्चितता का माहौल है वो ख़त्म होना चाहिए। तो ये दबाव अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बढ़ता जा रहा है कि उनके गुट से जुड़े हुए विधायक हैं, न्यूट्रल विधायक हैं, वो पर भी दबाव बना रहे हैं। दूसरा, हम अभी लाखन सिंह मीणा ये विधायक है, ये बीएसपी से कांग्रेस में आए थे, 6 विधायक आए थे। लाखन सिंह मीणा ने डिमांड की है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए। ये वो 6 विधायक हैं जिनकी वजह से अशोक गहलोत सरकार बची थी, जो बीएसपी से जिनको कांग्रेस में लाया गया था। अब वही जो अशोक गहलोत से मांग कर रहे हैं कि अब मंत्रिमंडल विस्तार करिए, यानी कि जो मंत्री बनना चाहते हैं वो। और आज बीएसपी के विधायकों की एक गोपनीय मीटिंग है जिसके अंदर वो आगे की रणनीति तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है। तो अशोक गहलोत पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच में हमें खबर मिली है कि मुख्यमंत्री ने परफॉर्मेंस रिपोर्ट मंत्रियों की मांग ली है। ठीक है, जी मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, जरा रहिए साथ। वहीं कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के फोन टैपिंग के दावे पर राजस्थान कांग्रेस में हलचल मची हुई है। 2 रोज पहले उन्होंने ये दावा किया था कि राज्य में कई कांग्रेस विधायकों के फोन टैप किए जा रहे हैं और उन विधायकों से उनकी बात भी हुई है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी की गई है, जिस पर बीजेपी का भी बयान सामने आया। कई विधायकों से जो बात हुई है वो यही कह रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर निगरानी रखी जा रही है, या हमारे अधिकारियों को डराया जा रहा है कि ऊपर से ट्रैप हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, आप इस इलाके में मत रहो, कभी भी ट्रैप हो सकते हो, आपका विधायक कभी भी ट्रैप हो सकता है। ये पहले भी कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि भाई हमने कोई फ़ोन टेपिंग नहीं कराया, पहले भी कहा था। उसके बाद भी फ़ोन टेपिंग, ऑडियो भी वायरल हुए, बिल्कुल ऑडियो वायरल हुए थे। इसका मतलब फ़ोन टेपिंग तो हुआ ही है, कहीं ना कहीं से तो ऑडियो आए थे। तो ये तो जो चीज़ है स्वस्थ राजनीति के लिए ठीक नहीं है। अरुण, अब ये फोन टैपिंग का भी नया मामला सामने आ रहा है, इसमें आगे और क्या हो सकता है? देखिए, पहले भी जब सरकार अस्थिर थी और सचिन पायलट जब लगातार खेमेबंदी कर रहे थे अपने विधायकों को लेकर के हरियाणा में आ गए थे, तब भी फोन टैपिंग का विवाद और राज्य सरकारों पर इस तरह के आरोप लगते रहते हैं कि वो अपने विरोधी नेताओं के जो अधिकारी उनके समर्थन में नहीं है या जो सरकार की मुखालफत कर रहे हैं या उनके काम नहीं कर रहे हैं, उनके फ़ोन टेप कराना, पत्रकारों के फ़ोन टेप कराना, राज्य सरकारों पर कई बार ये आरोप लगे हैं। लेकिन इनकी जांच और सत्यता को लेकर हमेशा सवाल रहे हैं, क्योंकि कई बार राजनीतिक वजहों से पॉलिटिकल पार्टी के नेता आरोप लगा देते हैं सरकार पर, कोई सबूत नहीं देते और सरकार लगातार इस बात को लेकर के इनकार करती है। फ़ोन टैपिंग की जो प्रक्रिया है वो इतनी आसान नहीं है, लेकिन क्या सरकार अगर चाह ले तो फ़ोन टैप करा सकती है। सिर्फ सवाल यह है कि क्या वाकई इनके फ़ोन टैप हो रहे हैं, इनके पास उसके कोई सबूत हैं, या सिर्फ ये राजनीतिक बयानबाजी है। जब पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, जब राजनीतिक तापमान उफान पर होता है, ऊपर होता है, तो इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, केंद्र में भी कई नेताओं ने केंद्र सरकारों पर आरोप लगाए हैं और राज्यों में अक्सर इस तरह के आरोप लगते हैं कि विरोधियों का, चाहे वो कोई भी हो, सरकार के विरोध में जो लिखता हो या बोलता हो, उन सबके फ़ोन टेप कराए जाते हैं। लेकिन इनकी सत्यता की जांच अभी तक नहीं हो पाई है और इसलिए राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस तरह की कोई जानकारी उनको नहीं है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। वही फोन टैपिंग मामले में कांग्रेस की विधायक इंदिरा मीणा ने क्या कहा, इससे भी जरा एक बार फिर से सुन लीजिए। फ़ोन टैपिंग हो रहे हैं, उसको लेकर आपका भी हुआ, क्या कहेंगे? नहीं, मेरा फ़ोन कोई टैप नहीं है। आपने मुख्यमंत्री से शिकायत भी की थी कि इंटेलिजेंस पीछा कर रही है। नहीं, किसने कहा तुमसे मुख्यमंत्री जी से शिकायत की? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। सीएम साहब से हमने कोई शिकायत की हो? आपका नहीं हुआ? नहीं, मेरा कोई फ़ोन टैप नहीं है, नहीं हमने मुख्यमंत्री जी से कोई शिकायत की है इस तरीके की। सिर्फ काम के लिए जाते हैं दिल्ली में। अब 2-3 दिन से तुम्हें लगातार लॉकडाउन के अंदर हम मिल नहीं पाए थे कई दिन से, तो लगातार हम आप मिल के आए थे सीएम साहब से? हाँ बिल्कुल, हम मिल के आए थे। और कोरोना की क्या स्थिति है, क्षेत्र की स्थिति के बारे में, क्या कामकाज के बारे में, इस बारे में हमारी चर्चा हुई है और विस्तार से चर्चा हुई है काफ़ी चीज़ों के बारे में।
लेकिन सिर्फ विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन क्या आपको क्या लगता है, इस तरीके के विधायक चुने हुए जनप्रतिनिधि है, क्या उन पर कोई दबाव बनाना चाहिए अगर पुलिस के माध्यम से या किसी के भी माध्यम से? नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए और नहीं हमको ऐसा लगता है, लेकिन ये अफवाहें चल रही है या हकीकत है ये हम कुछ कह नहीं सकते, पर बाकी ऐसा अगर है तो होना नहीं चाहिए। भवानी, अभी तक कितने ऐसे विधायक हैं जो ये बात कह चुके हैं कि उनके फोन की टैपिंग हो रही है, और राजस्थान कांग्रेस का इसको लेकर अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, फ़ोन टैपिंग का मसला है, वेद प्रकाश सोलंकी ने उठाया, उनके घर के बाहर ही हम खड़े हैं। वेद प्रकाश सोलंकी पायलट समर्थक है। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के कुछ विधायकों के फ़ोन टेप हुए हैं, जिन्होंने उन्होंने कहा कि उन विधायकों ने उनको बताया था कि फ़ोन टेप हो रहे हैं और ऐप के ज़रिए बताया कि किस तरीके से टैपिंग हो रही है। उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि इंटेलिजेंस पीछा कर रही है कुछ विधायकों का, और जो उनको ट्रैप करने आने की एंटी करप्शन ब्यूरो के ज़रिए इस तरीके के दबाव बनाए जा रहे हैं। उस पर अभी जिन विधायकों के बारे में नामों का उन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन जो मैं सोर्सेज से जानकारी मिली उसमें एक जिन विधायक से हमने बात की उनका भी नाम था। तो लेकिन वो विधायक बोलने को तैयार नहीं है। अभी इंदिरा मीणा से हमने बात की तो वो साफ मना कर दिया है कि उनका टैप नहीं हुआ, क्योंकि ऑफिशियली अगर कोई भी विधायक ये एक्सेप्ट करता है कि उसका फ़ोन टेप हुआ तो तत्काल उसको जवाब देना होगा। सरकार की ओर से अभी तत्काल उनसे पूछा जाएगा। ऑफिशियली इनके पास कुछ होता नहीं है जिसके आधार पर ये सबूत दे सके, साबित कर सके कि उनका फ़ोन टैप हुआ। तो इसलिए खुद के बारे में ये लेने से कोई भी एमएलए बच रहा है। वो ये कह रहे हैं कि एक्स एमएलए का हुआ, वाई एमएलए का टैप हुआ। तो टैप का बड़ा पेचीदा मसला है जिसमें नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है जो इंदिरा मीणा ने कोट की कि विधायकों में जो डर का माहौल है वो डर नहीं होना चाहिए टैपिंग को लेकर या ट्रैप कराने को लेकर या इस तरीके से, और ये माहौल खत्म होना चाहिए अनिश्चितता का। और सचिन पायलट जो डिमांड कर रहे हैं उस पे पार्टी हाईकमान विचार करके और जल्दी फैसला करें। ठीक है, भवानी रहिए साथ। देखिए, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान कांग्रेस में मची हलचल पर क्या कहा, आपको जरा ये भी सुनवा दें। कांग्रेस पार्टी के ही कुछ विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात की शिकायत की है कि हमारे इलीगली टेलीफोन टैप किए जा रहे हैं। अब कि वो लीगली किए जा रहे हैं, इलीगली किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस को, कांग्रेस की सरकार और सरकार के मुखिया को इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए। उस समय जब पायलट साहब नाराज होकर के चले गए थे, उस समय उनके बारे में किस तरह का कि अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया गया। उनको ट्रेटर कहा गया, उनको भगोड़ा कहा गया, उनको धोखेबाज कहा गया, उनको नाकाबिल कहा गया, उनको निकम्मा कहा गया, उनको नाकारा कहा गया। फिर एक बार गलबैयाँ करते हुए दिखाई दिया, और अब जब दूरियां वापस बढ़ने लगी है तब अब की बार उनको क्या उपनाम और पदवियाँ दी जाएंगी, इसकी तैयारी मुझे लगता है कि पायलट साहब ने भी कर ली होगी। अरुण, फोन टैपिंग से लगाकर अब कई मामले राजस्थान की सियासत में देखे जा रहे हैं। इस मुश्किल से निपटने के लिए कांग्रेस के पास क्या तरीका है? देखिए, सरकारें अगर फ़ोन टैप कराती हैं तो उसे कभी स्वीकार नहीं करती, और अगर वो फ़ोन टैप नहीं भी कराती हैं तो भी पॉलिटिकल लोग आरोप लगा देते हैं। इस बीच सच्चाई का पता चलना बेहद ही मुश्किल होता है, और कई बार आपने देखा है कि बिना अनुमति के भी फ़ोन टैप होते हैं, और कई बार जब अनुमति ले ली जाती है तब जिसका फ़ोन टैप किया जाता है वो कुछ इस तरह की बात ही नहीं करता है। तो ये बहुत ही उलझी हुई पहेली है जिसका जवाब इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को ताकीद करती है, उनको समझाती है कि आप किसी से मिलिए मत, इस तरह के कॉल मत उठाइए, क्योंकि कभी भी जब सरकार अस्थिर होती है तो जो सरकार में तोड़फोड़ करने वाले लोग होते हैं, चाहे वो पार्टी के अंदर के हों चाहे बाहर के हों, वो ज़रूर सक्रिय हो जाते हैं और फिर विधायकों की बोली लगने लगती है। हालांकि अभी तक उस तरह की स्थिति राजस्थान में इस बार अभी नहीं आई है। सचिन पायलट जब तक अपने अगले कदम का ऐलान नहीं करते तब तक ये सब चीज़ें बुलबुला है, हवा में है, कोई सीरियस थ्रेट अभी भी अशोक गहलोत सरकार को नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, आपका भी, और भवानी भी हमारे साथ मौजूद थे। भवानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उधर बिहार एलजेपी में एक नई बड़ी सियासी हलचल की खबर आ रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद पशुपति कुमार पारस ने मुलाकात की। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि एलजेपी सांसद ने एक जेडीयू सांसद से भी मुलाकात की, और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। आखिर क्या है इस मुलाकात के मायने, और आज एलजेपी से क्या कोई बड़ी खबर आ सकती है, इस पर नजर रहेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त बिहार की राजनीति से, बिहार एलजेपी में नई बड़ी सियासी हलचल की खबर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद
पशुपति कुमार पारस ने मुलाकात की। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की ये खबर। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ इस वक्त बिहार से, साथ ही साथ नीरज हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। चंद्रमोहन का जल्दी से रुक कर लेते हैं। चंद्रमोहन, लोक जनशक्ति पार्टी में क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी में पिछले कई महीनों से लगातार जो है ना उठापटक की खबरें आ रही थी, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था और उसमें एलजेपी को करारी हार मिली थी, जिसके बाद जो इनके 5 सांसद हैं और चिराग पासवान को लेकर 6 सांसद हैं जो नाराज चल रहे थे चिराग पासवान से। ऐसे में कोई भी कुछ भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं था और ये कहा जा रहा था कि जब मौका आएगा उसके बाद अपनी बातों को रखेंगे। और कल शाम में एकाएक इन सभी सांसदों की बैठक हुई चिराग पासवान को छोड़कर, और उसके बाद उसमें पशुपति कुमार पारस को नेता चुना गया और फिर वहां से एक पत्र तैयार करके ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको दिया गया और उसमें लोकसभा के अंदर इनको नेता के तौर पर पेश किया गया। हालांकि वहां से लीगल कंफर्मेशन आज दोपहर के बाद आएगा, जैसा कि मेरी जो बात हुई है उसके मुताबिक, और उसके बाद फिर इनको संवैधानिक अधिकार मिल जाएगा। तो चिराग पासवान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं रहेंगे और उसके बाद सदन में नेता भी नहीं रहेंगे। पशुपति पारस इन 5 जो सांसद हैं उनके नेता होंगे और आगे की रणनीति जब वो 3 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो मुझे जानकारी है उसके मुताबिक अपना खुलासा करेंगे कि आखिर उनका अगला कदम क्या होगा। लेकिन उन्होंने हमसे बातचीत में साफ तौर पर यह कहा है कि जो रामविलास पासवान का सपना था उनके खत्म होने के बाद वो भी धीरे धीरे अब टूटने लगा था। ऐसे में इन सभी सांसदों की बैठक हुई और उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि चिराग पासवान जो भी, चाहे वो बिहार में विधानसभा का जब चुनाव था उस समय एनडीए के साथ चुनाव लड़ना था, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़े और सीधे तौर पर विरोध करते रहे जेडीयू का। जबकि जो पशुपति कुमार पारस हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में विकास किया है। साफ तौर पर इससे समझा जा सकता है कि भतीजा जो उनके हैं चिराग पासवान, वो नीतीश कुमार का विरोध करते हैं। और ठीक है, चंद्रमोहन जरा रहिए साहब, नीरज भी हमारे साथ हैं इस पूरे मामले में। नीरज, दिल्ली से क्या खबर? अर्पिता, देखिए, इस वक्त हम लोग पशुपति पारस के आवास के बाहर हैं और उनके ही नेतृत्व में तमाम 5 सांसदों ने, जो कि एलजेपी के हैं, वो चिराग पासवान के नेतृत्व पे सवाल उठाते हुए अपना एक अलग मोर्चा खोल दिया है। पशुपति कुमार पारस के घर के बाहर हम लोग मौजूद हैं। बाहर तो बहुत हलचल है मीडिया के लोगों की, लेकिन अंदर बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। अपने कैमरा पर्सन विकास से कहेंगे कि अंदर की तस्वीरें दिखाएं। चिराग पासवान के आवास के बाहर भी यही स्थिति है, वहाँ भी कोई मौजूद नहीं है, वहाँ भी सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन इस वक्त हम लोग पशुपति कुमार पारस के आवास के बाहर हैं। प्रिंस, जो कि बिहार एलजेपी के अध्यक्ष भी हैं, वो भी इस पूरी मुहिम में पशुपति कुमार पारस के साथ है। देखना होगा कि चिराग पासवान का अगला मूव क्या होता है। क्या वो जो पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में जो विरोध किया गया है, जो दावा किया जाएगा आने वाले घंटों में, क्या उसको चुनौती देते हैं चिराग पासवान? तो चिराग पासवान को ठीक है, ये देखना होगा कि अब बिहार की सियासत में किस तरीके की हलचल मचती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए न्यूज 18 इंडिया के साथ।